फर्स्ट पॉइंट, जिस दिन आर्किटेक्ट फर्स्ट लाइन खींचता है ड्राफ्ट में, उस दिन से उसको पता रहता है कि वो 2 साल बाद या 1 साल बाद जब घर पूरा फिनिश होने वाला है तब वो बंदा क्या फील करता रहेगा उस समय। स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्डिंग मतलब कि जो भाड़ा बनता है उसकी भी प्री कैलकुलेशंस होती है ताकि वो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो भी ना गिर जाए या फिर वो कहीं फेल ना हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग की कैलकुलेशन होती है। इंजीनियर ही होता है सबसे पहला बंदा जो उसकी बातों और भावनाओं को समझता है। अब आपको देखना है कि आपको पर्दे के इस साइड रहना है या उस साइड रहना है। मजा दोनों साइड है। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बिल्डिंग विस्पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एज एन स्टूडेंट आपको अपना फील्ड आर्किटेक्चर या फिर एज अ सिविल इंजीनियर चूज करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारी बिल्डिंग्स या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फैसिनेट हो जाते हैं कि मैं भी अपना इनपुट इस टाइप के बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर में दूं। तो उस केस में क्या होता है, दे गॉट कन्फ्यूज्ड कि एक्चुअली हमको आर्किटेक्चर में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में जाना है। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि बिफोर एडमिशन आप किसी ऑन ग्राउंड आर्किटेक्ट या फिर ऑन ग्राउंड इंजीनियर से जाके पर्सनली मिलें और उनसे समझें कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है एंड व्हाट दे रियली डू, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। ओके, एंड देन उसके बाद क्लैरिटी लाएं कि हमको किस में एडमिशन लेनी है। और अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा था तो जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता था तो हम स्टूडेंट से पूछते थे कि आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट करी है, आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे जैसे जवाब देते हैं प्लानिंग में, बिल्डिंग के डिज़ाइन में इंटरेस्ट है इसलिए हम लोग ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। तो उस समय मुझे लगता था कि भैया तुमको अगर ऐसा था तो इंजीनियरिंग में क्यों एडमिशन लिए, इट इज़ बेटर कि आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना था, क्योंकि डिज़ाइनिंग, स्पेसेस, सर्विसेज, ये सारी जिम्मेदारी एज एन आर्किटेक्ट की होती है। तो ये सब क्लैरिटी स्टूडेंट्स को नहीं होती है, इसके वजह से भी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता था कि अगर ये चीज़ मैं पहले से आपको बता दूं तो आप सही एडमिशन ले पाएंगे, सही जगह जा पाएंगे और अपने करियर पाथ में इनिशियल मिस्टेक्स जो होती है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सेम गोज़ विथ आर्किटेक्ट। अगर आप आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हैं तो आर्किटेक्चर आपका क्या हो गया, बिल्डिंग स्पेस की डिज़ाइनिंग, आपकी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग, आपका एस्थेटिक्स का बात हो गया, स्पेस यूटिलाइजेशन हो गया, फील ऑफ द बिल्डिंग हो गया, सर्विसेज की बात हो गई। और सेम अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग में तो आपका टेक्निकलिटीज़ हो गया, बिल्डिंग में जो भी एग्जीक्यूशन है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट चीज़ें हो गई, आपका अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, जियो टेक्निकल रिपोर्ट हो गई, आपकी कोई वाटर फ्लो बॉडी है तो उसका जो कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग एज अ सिविल इंजीनियर आपको कवर करने होते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इट्स लाइक अगर मैं 4-5 नाम लूँ तो स्ट्रक्चर इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, तो ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सबको मिला के एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सो अगर मैं आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल लूँ तो ही इज़ द वन जो कि मास्टरमाइंड होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लेटस से 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाउनशिप का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन कैसी होने वाली है, उसका विजुअलाइजेशन, उसका मास्टर प्लान, उसका इंडिविजुअल ब्लॉक्स का प्लान, आपके उसमें क्लब हाउसेस आने वाले हैं, रेजिडेंशियल एरिया आने वाला है, कमर्शियल एरिया आने वाला है, गार्डन्स आने वाले हैं, एमिनिटीज़ आने वाली है, एक्टिविटी सेंटर आने वाला है, क्लब हाउस आने वाला है, एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं। उन सब का इंडिविजुअल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, वो फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे कैसा दिखेगा, सारी जो मास्टरमाइंड होता है दैट इज़ एन आर्किटेक्ट। सो आपको ये क्लैरिटी लाना है कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क में जाना है कि सेकेंड पार्ट क्या है, इस साइड है आपका इंजीनियरिंग पार्ट। मीन्स कि जितने भी ये प्लानिंग इन्होंने की है, जो अपना थॉट प्रोसेस माइंड में बैठा के एक पेपर में उतारा है, उसको तुम कैसे एग्जीक्यूट कराओगे, उसमें तुम टेक्निकली उस पर्टिकुलर प्लान को या कॉन्सेप्ट को टेक्निकली साउंड कैसे बनाओगे ताकि वो सर्विसेबल भी अच्छे से हो। तो ये जो सर्विसेबल वाला पार्ट है ये थोड़ा सा मज़ेदार है क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट से बनता है।
टोटली ये आर्किटेक्ट का एफर्ट नहीं हो सकता और टोटली ये इंजीनियर का एफर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इंजीनियर भी बताता है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आर्किटेक्ट भी बताता है, उसके बेसिस पे ही कुछ निकल पाता है। सो अगर आप अदर साइड की बात करें तो सेम प्रोजेक्ट है, अब इसमें इंजीनियर क्या कर रहे हैं, तो इंजीनियर की एक हायरार्की होगी। अगर पहली पॉइंट की बात करूँ, दिमाग में जो आती है इंजीनियर, सिविल इंजीनियर सुनते ही, डैट इज़ आपका हो गया साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर्स होंगे हमारे प्रोजेक्ट में, उनकी एक हायरार्की होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर के अंदर इंटर्न्स होंगे। तो ये हायरार्की फॉलो हो गई आपकी साइट में भी। अब ये जो हायरार्की है, इसके बेसिस पे आप कोई भी साइट एग्जीक्यूट कराओगे। सो फर्स्ट काम तो आपका एग्जीक्यूशन का होगा एज ए इंजीनियर, और उसमें क्या पॉइंट्स है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेबल, इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट प्लानिंग, जो एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस आर्किटेक्ट ने सोचा था वही चीज़ आप एग्जीक्यूट करा पा रहे हो कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। देन अगेन बैक एंड में चीज़ें होती हैं, डेट इज सर्वे हो गया आपका, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हो गया आपका, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हो गए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हो गए, ये सारे का भी इनपुट होता है बैक सपोर्ट में, इनको सपोर्ट करता है सारे क्लियरेंस दिलाने में, सारे टेक्निकलिटीज़ को ओके सर्टिफिकेट देने में। तो इस तरीके से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल आउट होता है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियर। अब आपको देखना है कि आपको पर्दे के इस साइड रहना है या उस साइड रहना है, मज़ा दोनों साइड है, ठीक है। तो आपको अपनी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस साइड जाना है। अगर छोटे लेवल पे अगर समझाऊं आपको एक बेसिक थॉट प्रोसेस, अगर आर्किटेक्चर के टर्म्स में, तो आपका कोई घर डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप घर में एंटर करते हैं तो आप फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट चीज़ आप अपने जो जिस व्हीकल से आए हैं उस व्हीकल को पार्क करेंगे, उसकी चाबी कहीं प्लेस करेंगे, जूते कहाँ उतारेंगे, बारिश का सीज़न है तो आप अम्ब्रेला लेके आए हैं, अम्ब्रेला कहाँ रखेंगे। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आप मूव कर रहे हैं घर में, स्पेस यूटिलाइजेशन, आपका फील, आपका कंफर्ट, आपका ये सारी चीज़ों को जो थॉट प्रोसेस बना के एक बहुत अच्छी रेसिपी आपको परोसते हैं, दैट इज़ एन आर्किटेक्ट। अगेन कोई रूम है, ठीक है, उसकी विंडो कहाँ आएगी, सनलाइट किस साइड से आएगी, आपका एसी कहाँ लगेगा, कहाँ से बेस्ट आपको इफ़िशियंसी देगा एसी, ठीक है, आपकी फ़ैन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, आपका जो स्पेस है उसमें हम एंटर करते हैं तो आपको किस साइड से हवा आनी चाहिए, किस साइड से आपको सर रखना चाहिए, वो सारी डिसीजंस आप जो फील कर रहे हैं एक रूम में और जिस कंफर्ट के साथ फील कर रहे हैं, वो आप कंफर्ट कब फील करते हैं, जब घर बन जाता तब फील करते हैं। लेकिन एट वेरी फर्स्ट पॉइंट, जिस दिन आर्किटेक्ट फर्स्ट लाइन खींचता है ड्राफ्ट में, उस दिन से उसको पता रहता है कि वो 2 साल बाद या 1 साल बाद जब घर पूरा फिनिश होने वाला है तब वो बंदा क्या फील करता रहेगा उस समय। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले से माइंड में बैठा लेते हैं, तो ये इट्स अ माइंड गेम आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चरल पार्ट। अगेन इंजीनियरिंग पार्ट में अगर आप आर्किटेक्चर के साथ नहीं है, मतलब अगर मैं आपको तोड़ दूं, अगर सिर्फ अगर एज ए इंजीनियर वर्क कर रहा है तो वो भी बहुत मार्वलेस जॉब्स हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़े बड़े आपके डैम्स हो गए, स्पिलवेज हो गए। आप कभी देखेंगे कि जब डैम का दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, तो जो पानी फोर्स से आता है, ठीक है, उस समय आप देखेंगे कि उसमें कितनी कैलकुलेशन, प्रिसाइज वर्किंग और प्रिसाइज वर्कमैनशिप लगी हुई है। तो ये सब को एग्जैक्ट वे में उस साइट में एग्जीक्यूट कराना, समझना खुद भी और दूसरों को भी समझाना, ये इतना बड़ा जो हेडेक का वर्क है वो एक इंजीनियर हैंडल करता है। इंजीनियर इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बहुत वास्ट है। अगेन आप ब्रिज की बात कर लें, बड़े बड़े आर्चेस ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े स्पान के गर्डर्स डलते हैं उसमें। तो लेट अस से कोई एक ब्रिज है जो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जोड़ रहा है ना, वहाँ पे कोई 100 मीटर 200 मीटर का गर्डर लॉन्च करना है, तो वहाँ पे वो टेक्निकली लॉन्च कैसे होगा, वहाँ पे वो वर्कर्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचेंगे कैसे, वहाँ पे खड़े कैसे होंगे, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में लोड कितना आएगा जिसकी वजह से वो वर्कर खड़े होकर काम कर सकें, ठीक है। इनफैक्ट जो आपका स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्डिंग मतलब कि जो भाड़ा बनता है उसकी भी प्री कैलकुलेशंस होती है, ताकि वो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो भी ना गिर जाए या फिर वो कहीं फेल ना हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्कआउट करनी रहती है एज अ इंजीनियर जो बैकएंड पे वर्क करता है, और बहुत स्मूथली साइट में फिर सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आती है। अगर मैं दोनों का कंबाइन की बात करूं, मतलब आर्किटेक्ट और इंजीनियर, सो
दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं समझते तो बहुत बड़ा इशू है। आर्किटेक्ट क्या सोच रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो पूरा जब वो एक पेपर पे प्रिंट आउट कर लेता है। इंजीनियर ही होता है सबसे पहला बंदा जो उसकी बातों और भावनाओं को समझता है, ठीक है। इंजीनियरिंग इसी बात पे है कि वो पेपर पे जो बनाया आर्किटेक्ट ने उसको समझे, अदरवाइज थर्ड पर्सन क्लाइंट को डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है या किसी भी अदर वेंडर को डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। सो इंजीनियर इज द मेन पर्सन जो कि सारे एग्जीक्यूशंस को हैंडल करता है, और इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब कि लेबर से लेके कॉन्ट्रैक्टर से लेके हायरकी में टॉप में क्लाइंट तक भी प्रोफेशनली जितने भी वेंडर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं और टेक्निकल इश्यूज वाले जितने भी पर्सन हैं उनको भी हैंडल करता है। सो ही हैज़ टू सी बोथ ऑफ दी वर्ल्ड्स। जॉब्स की अगर बात करें, ठीक है, तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों प्रोफेशनल फील्ड हैं, ठीक है। आप किसी डॉक्टर को देखेंगे तो वो प्रोफेशनल है इसका मतलब कि प्रैक्टिशनर है, उसको इनिशियली कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी किसी और से, सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा। सेम वे आर्किटेक्चर में भी और इंजीनियरिंग में भी आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी ऑन साइट और एक्सपीरियंस बेसिस पे ही, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि फर्स्ट डे से मुझे आ जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, अनटिल अनलेस आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है या फिर आपने अपने कॉलेज के टाइम से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ट्रेनिंग में और अप स्किल करने में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। आप बोलेंगे कि ये सब हमने नहीं किया आदत तो भी हमको अच्छे जॉब से स्टार्ट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वर्किंग की तो इनिशियली आपको हो सकता है दोनों को, आर्किटेक्ट को इंजीनियर को, एक मोनोटोनस जॉब मिले क्योंकि आपको वर्क एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की कमी है। जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस एक्सपोजर बढ़ते जाएगा मार्केट में, साइट को लेके, टेक्निकलिटीज़ को लेके, फिर आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप कुछ बड़ा डिज़ाइन या फिर एग्जीक्यूट कर सकें। आर्किटेक्चरल कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑल्सो, वो खुद का फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपनी कंपनी खोल सकते हैं। लेट अस से अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसने किसी आर्किटेक्ट को बोला है कि मैंने एक पर्टिकुलर कंट्री में कुछ अलग सा डिज़ाइन देख के आया है, ठीक है, वैसा ही मेरे को यहाँ पे इंडिया में एग्जीक्यूट कराना है। सो ही विल हायर दैट आर्किटेक्ट, वो वहाँ जाएंगे, उनके सिनेरियो समझेंगे, उनके डिज़ाइन समझेंगे और उनको यहाँ पे ला के फाइल सबमिट करेंगे कि उसको इंडियन टर्म्स में हम कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये भी एक रिसर्च वर्क है जो जॉब मिलती है एज एन आर्किटेक्ट। देन रिट्रोफिटिंग की जॉब मिलती है, कोई पुराना मॉन्यूमेंट है उसको हमको ठीक करना है, उसको सस्टेन करना है। अगेन फिर आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म है, फोटोग्राफी है, आपका रिसर्च वर्क हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारी रिसर्च वर्क होती है जो कि आर्किटेक्ट्स करते हैं कि पर्टिकुलर सिटी में कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो वो क्यों सस्टेन कर रही है, लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे होगी, ऐसे एन नंबर ऑफ रिसर्च वर्क है जो एक आर्किटेक्ट करता है। ऑल्सो ही कैन बी अ कंसल्टेंट टू ऑल दी कंपनीज जो भी कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन हम बात करें अगर इंजीनियरिंग साइड की, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जॉब हो सकते हैं। कोई भी एक बिल्डिंग है, लेटस से कोई एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है, ठीक है, उसमें सेंटर पर्सन हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके साथ आपके कितने सारे इंजीनियर्स जुड़ते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियर हो गया, आपका हाईवे इंजीनियर हो गया। ये सारे लोग मिल के एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जॉब्स हैं। ऑल्सो इन सब की ऑन साइड भी जॉब है जो कि वो ड्राइंग्स को रीड करके एग्जीक्यूट करा पाएंगे, और बैक एंड में भी जॉब है जो कि इन सबको डिज़ाइन करेगी ऑन कंप्यूटर का कैलकुलेशन करके। जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट के सेल्स एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि सब जगह आपको सिविल इंजीनियर ही चाहिए। अगर मैं सीमेंट कंपनी की बात करूँ, मोस्टली एम्प्लॉयज़ होंगे वो सिविल इंजीनियर्स ही होंगे। आपका सेल्स भी देखेंगे, मैनेजमेंट भी देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे, और जितने भी इंट्रैक्शंस हैं और आसपास के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, सबको कोलैब करने का काम भी एक सिविल इंजीनियर ही करेगा। सो बहुत सारे जॉब्स हैं, मैंने तो अभी मतलब हार्डली 10-20% ही टच किया है, मान के चलो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोई पेंट की कंपनी है जो एक ऐसा पेंट बनाती है जो कि बहुत हार्श क्लाइमेट में भी कोरोड नहीं होने देती। किसको कोरोड नहीं होने देती? कोई भी स्टील स्ट्रक्चर को। सो वो पर्टिकुलर पेंट्स के क्या फ़ायदे हैं, वो कैसे तरीके से अप्लाई होना चाहिए और उसको कैसे तरीके से हम साइट पे बेस्ट वे में एग्जीक्यूट करा सकते हैं,
वो सारा काम भी एक सिविल इंजीनियर ही करता है। सो उस जॉब के लिए भी सिविल इंजीनियर लगेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बिल्डिंग ही बनाना आना चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर फ्लैट पोजीशंस हैं कि आपको 2-3 पॉइंट से इसी में वर्क करना है। एन नंबर ऑफ जॉब है, एस्टिमेशन की जॉब है, एस्टिमेशन की जॉब है, सर्वेइंग की जॉब है, कंटूरिंग की जॉब है, बोलते बोलते ख़त्म नहीं होगा, इतनी सारी जॉब्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बॉडी है, जो उसका स्केलेटन है, वो कैसे वर्क करेगा, वो टेक्निकली हाथ मूव करना है तो कैसे मूव होगा, ठीक है, आपकी गर्दन ऐसे से हिलती तो कैसी होगी, आग ब्लिंक होगी, तो वो टेक्निकलिटी जितनी भी है, आपका स्केलेटन, आपके बोन्स, वो आपका स्ट्रक्चर हो गया, अब वो आपकी सिविल की टेक्निकलिटीज़ हो गई। अब हम एस्थेटिक, स्पेस यूटिलाइजेशन, आपके हाथ कितने बड़े होने चाहिए, नाक कितनी बड़ी होनी चाहिए, बाल कितने लंबे होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो एस्थेटिक्स और जो भी सर्विस और स्पेस यूटिलाइजेशन हुआ है वो सारा आर्किटेक्चरल पार्ट हो गया। सो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू समराइज दिस पार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कमेंट्स में हमसे डिस्कस करें कि आपको एक्चुअली क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कैसा टाइप से एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जानते हैं TBW मतलब द बिल्डिंग विस्पर।